Hello everyone, welcome to PCS Niyukti Path. Together on the Niyukti Path, your journey to success. This is our motto. And in the last video, आपने physics part 1 देखी होगी, where our target was to do 6 to 8 NCRT. Okay. Our plan is that we will be doing 6 to 8 NCRT, पहले physics, chemistry, bio. Then we will move on to 9th to 10th NCRT. ठीक है, इसकी भी 3 अलग से videos आएगी. Because that video was getting extended, so here is the part 2 of physics video. If you want me to continue this series, last video पे views अच्छे आए हैं given, but I want that please click the subscribe button, also the bell icon, so that you can get all the updates regarding this channel. And please एक like तो बनता है यार. ठीक है, तो आप like करो, comment करो, so that I can bring more videos for you and more content for you, which will be helpful for you in your ADO एग्जाम, या फिर अगर आप BSSC CGL दे रहे हो, TRE 4 भी आने वाला है. ठीक है, आप कोई भी एग्जाम में अपियर कर रहे हो तो आपको ये वीडियोस, ये पूरा कंटेंट, बिकॉज ये सारा एनसीईआरटी बेस्ड है, तो इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू. ठीक है, तो उसके लिए ही सही एक लाइक तो बनता है यार. ठीक है, सो आप लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, एंड यस, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. सो दिस इज फिजिक्स पार्ट 2. लेट मी गिव यू अ बेसिक प्रेमाइज. अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, फिजिक्स पार्ट 1, तो उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ. ठीक है, फिजिक्स पार्ट 1, पहले आप वो पार्ट 1 देखना, उसके बाद ही ये पार्ट 2 देखना. अगर आप ये सीरीज में देखोगे ना, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. ठीक है, आप एक धीरे 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 इजी से टफ की तरफ बढ़ते जाएंगे, और फिर हम जब 9th 10th कवर करेंगे तो आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, बिकॉज बेसिक प्रिजम्पशन इज कि ऑल ऑफ यू आर फ्रॉम नॉन साइंस बैकग्राउंड, और मुझे सबको बराबर ट्रीट करना है. कि ठीक है, किसी को साइंस पता है तो भी ठीक है, नहीं पता है तो भी, हमें सबको साथ लेके चलना है. ठीक है, so now starting with electricity, हमारे आसपास everything that we are doing is somewhere or the other in today's time is based on electricity. हमारा फोन चार्ज हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी. हम लैपटॉप पे पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी. हमारा आईपैड, लाइट जल रही है, फैन चल रहा है, एवरीथिंग अराउंड अस. हम हर एक चीज के लिए आज के टाइम पे हमारा सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है. हम पहले गैस और स्टोव यूज करते थे, मतलब सिलेंडर से जलती थी चीजें. आजकल स्टोव भी इलेक्ट्रिसिटी के आने लगे. ठीक है, सो नाउ हाउ दिस इलेक्ट्रिसिटी वर्क्स. ये इलेक्ट्रिसिटी है क्या? सो सबसे पहली चीज, लेट मी टेल यू, दिस इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट दिस इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि हमारे पास एटम होता है. What is atom? Atom is the smallest unit of any material. किसी भी मटेरियल का जो सबसे छोटा कण होता है, उसको हम बोलते हैं एटम. ठीक है, अब इस एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इस एटम के अंदर होता है एक न्यूक्लियस. सेंटर पे होता है इसका एक न्यूक्लियस, जिसके अंदर की आपका सारा मास होता है एटम का. जितना भी वेट है आपके एटम का, वो इसी न्यूक्लियस के अंदर होगा. ओके okay? और इस एटम के अंदर यू हैव थ्री थिंग्स. वन इज योर प्रोटॉन, सेकेंड वन इज योर न्यूट्रॉन, एंड थर्ड वन इज योर इलेक्ट्रॉन. गेस व्हाट, ये ना केमिस्ट्री में हम लोग वापस से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे. जैसे अब क्या होता है ना, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि अच्छा ये बताओ, इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था. ठीक है, न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था. जैसे इलेक्ट्रॉन आपका जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था. ठीक है, न्यूट्रॉन किसने किया था, तो चैडविक ने किया था. ये किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था. ठीक है, सो इसी तरीके से आपसे एटम से रिलेटेड साइंटिस्ट वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. सो we'll be covering this in the chemistry section, but you have to just understand here कि एक एटम में इसके न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है. तीन पार्ट है पहले टोटल, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये कहां पर होते हैं, ये इसके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं. जितने भी प्रोटॉन है, जितने भी न्यूट्रॉन है, वो किसके अंदर होंगे, न्यूक्लियस के अंदर होंगे. और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये इसके इर्द गिर्द फेरे ले रहे होते हैं. ठीक है, सर्कल में से ऑर्बिट कर रहे होते हैं. जितना भी आपका एटॉमिक नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये बाहर बाहर में घूम रहे होते हैं. अब व्हाट इज करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी,
when we talk about this, so basically we say कि जो इलेक्ट्रिसिटी है इट इज नथिंग, बस ये क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है, या फिर वी कैन अप्रोप्रिएटली कॉल इट एज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये। यहाँ पर क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन्स कौन से टर्मिनल से निकलेंगे, सपोज दिस इज योर बैटरी, ये प्लस साइन है, ये माइनस साइन है। अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज व्हाट, दिस इज नेगेटिवली चार्ज। सो ये कहां से एमिट होता है, ये यहां से एमिट होगा। सी इट गेट्स एमिटेड लाइक दिस, और ये इस तरीके से मूव कर रहा होता है। नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन्स मूव होते होते फिर पॉजिटिव टर्मिनल पे आता है। ओके, सो दिस इज हाउ योर इलेक्ट्रॉन्स मूव। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फ्रॉम negative terminal to positive terminal, because electrons are negatively charged, it is produced at the negative terminal of the battery। बैटरी और रादर इधर पे एक ही है, तो वी विल कॉल इट एज अ सेल। दिस इज व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। बट अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन हमने ऐसा ले रखा है, हमने अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, वी टेक इट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो करता है, और हम बाय कन्वेंशन ऐसा बोलते हैं कि हमारा जो करंट है इट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल जो है हमारा करंट फ्लो कर रहा है। whereas जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कैसे फ्लो करता है, ये एक्चुअली में नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करता है, और करंट जो है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने बाय कन्वेंशन ले रखा है। ठीक है, सो करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन, दैट्स ऑल। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी में यू हैव टू स्टडी अ लॉट ऑफ थिंग्स, फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस पढ़ना होगा, रेसिस्टिविटी पढ़ना होगा, सारे फॉर्मूलेज हमें करने होंगे, बट दैट विल कम अंडर 10th क्लास। ठीक है, 10th में हमें इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना होगा, रेजिस्टेंस, पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जैसे मैंने सीरीज वगैरह में ऐसा देखा है कि इस टाइप के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल वाले आ जाते हैं, सिंस बीपीएससी इज नाउ मूविंग टुवर्ड्स दैट पाथ, सो वी नीड टू मेक श्योर कि हम 100% प्रिपेयर हैं। ठीक है, सो वी विल बी डूइंग दोज थिंग्स एज वेल, बट अभी के लिए आप पहले बेसिक सीखो एंड धीरे धीरे हम वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट ओनली। दिस इज द लास्ट वीडियो इन दिस सीरीज 6 to 8। इसके बाद डायरेक्ट एक वीडियो आएगी फिजिक्स की, जो कि 9 to 10 की फिजिक्स पढ़ रहे होंगे हम लोग, वहां पर वहां की चीजें हम क्लियर करेंगे। फाइन, नाउ बहुत लोगों को बेसिक डिफरेंस नहीं पता होता है। हम हमेशा जब रिमोट में लगाते हैं हम बोलते हैं, या फिर हम दुकानदार के पास जाते हैं, वी जस्ट से कि भैया एक बैटरी दे दो, भैया एक बैटरी दे दो, फलाना एक बैटरी दे दो। ठीक है, हम सिंगल सेल को भी बैटरी बोलते हैं। हमें ये हैबिट है ही नहीं कि हम सेल को सेल बोलेंगे और बैटरी को बैटरी बोलेंगे। हमें बस एक ही चीज सीखा है हमने बचपन से, बैटरी। बट बैटरी और सेल में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, वो ये है कि सेल जो है एक सिंगल सेल को हम सेल बोलते हैं, और जब उसे हम ग्रुप कर देते हैं, 2 और मोर cells are known as बैटरी। जब इसको अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स, जब 2 या 2 से अधिक सेल्स को हम जोड़ते हैं, ऑब्वियसली ऑल्टरनेटिवली जोड़ेंगे, प्लस माइनस। ठीक है, सो दिस इज नोन एज योर बैटरी। whereas if you are having a single cell then you will call it as a नॉर्मल इलेक्ट्रिक सेल। तो अगर अब आप अपने दुकानदार के पास जाओगे कभी सेल खरीदने, तो उसे आपको क्या बोलना है कि भैया एक सेल दे दो, बैटरी दे दो नहीं। अब ये जो सेल होता है इसमें आपके 2 टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, 2 टर्मिनल्स होते हैं, और ये जो 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक तरफ पे आपका एक मेटल कैप लगा होता है। जहां पे मेटल कैप लगा होता है उसे बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, और जहां पे मेटल कैप नहीं लगा होता है, सिर्फ एक छोटा सा डिस्क जैसा लगा होता है, जो कि बम्पी नहीं होता, जैसे ये दिख रहा है ना, थोड़ा सा ऐसे निकला हुआ है बाहर की तरफ, बम्पी है। whereas अगर ये देखोगे तो एकदम स्मूथ है। तो जहां पे सिर्फ मेटल डिस्क होता है उसको बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, और इसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो बैटरी के अंदर भी प्लस और माइनस इट इज मेंशन। इसके अलावा आपके पास ना बैटरी के अलग अलग साइजेस होते हैं, अगर आपने कभी नोटिस किया हो। जैसे हम जो रिमोट में डालते हैं वो बहुत पतली बैटरी होती है, पेंसिल बैटरी।
ठीक है। सो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट साइजेस। आप कभी साइज चार्ट देखना, अभी अगर गूगल करना हो तो भी कर सकते हो। ए, ट्रिपल ए, सिंगल ए, ठीक है। इस तरीके से वी हैव डिफरेंट साइज। ये जो ट्रिपल ए होता है, फिर सी करके भी कुछ होता है। सो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट साइजेस ऑफ बैटरी, और इस साइज के अकॉर्डिंग ही उसके डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स है। जैसे टॉर्च के अंदर, जो पुराने जमाने के टॉर्च होते थे, तो उसमें बड़ी वाली बैटरी लगती थी। अभी जो हम नॉर्मली इन जनरल यूज करते हैं वायरलेस माउस में और बाकी सारी जगह में, वो डबल ए होता है, जो कि हम हमारे वॉल क्लॉक्स वगैरह में भी यूज करते हैं। सिंगल ए जो होता है वो रिमोट्स वगैरह में यूज होता है। So this is all about your cell and battery. This is all about your electricity. Electricity is flow of electrons. Electrons कहाँ से flow करेंगे? तो we have two terminals in the battery, positive and negative. इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि नेगेटिव होते हैं, तो ये नेगेटिव टर्मिनल से फ्लो करना शुरू करते हैं और पॉजिटिव पे खत्म होते हैं। वेयर एज डायरेक्शन ऑफ करंट जो है, हम इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव लेते हैं। बाय कन्वेंशन ऐसा है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल करंट फ्लो। तो कभी अगर एग्जाम में पूछा जाए, सो यू कैन आंसर इजीली नाउ कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें ऑप्शन में दे सकता है कि इट इज फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स, इट इज फ्लो ऑफ न्यूट्रॉन्स, इट इज फ्लो ऑफ electrons, it is flow of proton and neutrons. So anything can be given. For you to have clarity, you will be, if you have a clarity, you can easily take, okay, it's flow of electron. आपको तुरंत से ऐसे क्लिक होगा, अरे ये तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, आप ऑप्शन ढूंढोगे तुरंत टिक कर दोगे। तो साइंस में अगर आपके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, सो मार्क्स लेना इज वेरी इजी टास्क। अगर नहीं है तो फिर तो मुश्किल है। नेक्स्ट इज मैग्नेट्स। मैग्नेट्स के बारे में आपको सिर्फ एक चीज जानने की जरूरत है, बाकी अगेन 9 to 10 वाले में चीजें थोड़ी कवर होंगी। मैग्नेट्स के बारे में फिलहाल आपको बस इतना जानना है दैट बचपन से हम लोग मैग्नेट यूज करते हुए आ रहे हैं। बड़ा मजा आता था, लोहे में चिपक जाएगा, फ्रिज पे चिपक जाएगा, वॉशिंग मशीन पे चिपक जाएगा, ठीक है। सो व्हाई दिस इज पॉसिबल? बिकॉज इट हैज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज and it is able to attract आयरन। आयरन और आयरन के प्रोडक्ट्स अगर आपने नोटिस किया हो, तो मैग्नेट ऐसा नहीं है कि सारे मेटल्स पे जाके चिपक जाता है। सारे मेटल्स पे नहीं चिपकता। आप एल्यूमिनियम पे लगा के देखो, नहीं चिपकेगा। ओनली लोहे पे चिपकता है, और भी कुछ मेटल्स है उन पे चिपकता है। अदरवाइज जो भी बेसिकली आपके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, उन पे आपका मैग्नेट जो है वो लग जाता है। अदरवाइज मैग्नेट सारे मेटल्स के ऊपर नहीं लगता है। सो मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन। अब हमारे मैग्नेट्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के होते हैं, और इसमें आपके दो पोल्स होते हैं। एक होता है आपका नॉर्थ पोल, और दूसरा होता है आपका साउथ पोल। जैसे हमारे अर्थ अर्थ में भी हम बोलते हैं कि नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, और हमारा जो मैग्नेटिक पोल है, इट इज ऑपोजिट ऑफ आवर नॉर्मल नॉर्थ एंड साउथ पोल। अगर हम अर्थ की बात करें, दिस इज आर नॉर्थ पोल, दिस इज आर साउथ पोल। बट आपको पता है जो हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो यहाँ कहीं है, ठीक है। सो या अब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मैग्नेट्स है। ये आपका बार मैग्नेट है, विच इज हैविंग योर नॉर्थ एंड साउथ। ये हो गया आपका यू शेप्ड मैग्नेट। हॉर्सशू शेप्ड मैग्नेट है, इसमें आपका नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। अब बोलोगे रिंग मैग्नेट है। रिंग मैग्नेट में आपका नॉर्थ और साउथ क्या होता है? सो रिंग मैग्नेट में आपका जो नॉर्थ और साउथ है, इट कैन बी बेस्ड ऑन टू थिंग्स। जैसे अगर ये थोड़ा लंबा होगा, तो इसका ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ हो गया और नीचे वाला हिस्सा साउथ हो गया। अगर ये नॉर्मल है, इसे बोलते हैं हम लोग एक्सियली मैग्नेटाइज। एक्सियली मतलब इस एक्सिस पे मैग्नेटाइज है। ये अपर वाला एक्सिस जो है वो क्या है? दैट इज नॉर्थ, वेराज जो लोअर एक्सिस है दैट इज साउथ। अब अगर हम बोलेंगे डायमेट्रिकली मैग्नेटाइज्ड, डायमेट्रिकली मैग्नेटाइज मतलब डायमीटर, ये क्या होता है? सर्कल है, सर्कल में ये रेडियस होता है, और पूरा बना देंगे 2r हो गया, तो उसका मतलब होता है वी कॉल इट एज अ डायमीटर, राइट। सो डायमेट्रिकली मैग्नेटाइज मतलब हो गया कि डायमीटर पे मैग्नेटाइज है। लेफ्ट साइड जो है ये आपका नॉर्थ है, और राइट साइड जो है वो आपका साउथ है। Now, if we talk about the magnetic fields,
सो मैग्नेटिक फील्ड्स पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होते हैं? सो मैग्नेटिक फील्ड इज आपका ये नॉर्थ से इमर्ज आउट होता है, ठीक है, और यहां से ही इनवर्ट आता है। यहां से ये बाहर आएगा और यहां से ये साउथ पोल के अंदर जाएगा, तो ऐसे बनता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा उतना दूर तक इसका मैग्नेटिक फील्ड जाएगा। और जैसे अगर आप मैग्नेट के पास देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हो कितना पास पास है, क्लोज है। यहाँ पे देखो डिस्टेंस कितना कम है फील्ड के बीच में, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। वेयर अगर आप दूर जाओगे तो डिस्टेंस बिटवीन द मैग्नेटिक लाइंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज ऑफ विच व्हाट विल हैपन, मैग्नेटिक फील्ड जो है इट विल कम हो जाएगा वो, राइट। नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ पोल में एंट्री करेगा। दिस इज व्हाट अ मैग्नेट डज। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज योर फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर इज समथिंग दैट यू हैव टू स्टडी इन क्लास 9th एज वेल। वहां पे आप लॉज ऑफ मोशन के साथ पढ़ोगे, बट यहाँ पर ये जो फोर्स एंड प्रेशर है ये क्लास 8th में आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी में। एक 8th क्लास के बच्चे को बहुत बेसिक फोर्स समझाया जाता है, दैट इज कि फोर्स क्या है, इट इज जस्ट अ पुश और पुल। अब जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा उन्हें पता होगा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मोमेंटम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। 9th क्लास में सारी चीजें गिवन है। वी हैव 3 लॉज ऑफ मोशन। पहला लॉ क्या है, दूसरा लॉ क्या है, पहला लॉ बोलता है इनर्शिया हो गया, दूसरा लॉ मोमेंटम से रिलेटेड है, तीसरा लॉ आपका एक्शन रिएक्शन हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। विल गो ऑन टू दीज थिंग्स, बट अभी के लिए जस्ट अंडरस्टैंड योर फोर्स इज क्या। या तो आप पुश कर रहे हो किसी चीज को या तो आप पुल कर रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसके ऊपर क्या लग रहा है, उसके ऊपर आपका लगता है फोर्स, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पुश पुल कुछ भी कर रहे हो, उसे उसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज योर फोर्स। अब एक चीज बताओ मुझे, क्या आप जब भी फोर्स लगाते हो तो फोर्स ऐसे ही लग जाता है, मतलब कुछ इंटरेक्शन होगा तभी लगेगा ना। जैसे ये अब आदमी है, ये यहाँ पर खड़ा है, अब इस गाड़ी को धक्का मारना है तो इसके खड़े रहने से गाड़ी को धक्का तो लगेगा नहीं, ही हैज टू इंटरैक्ट विद दिस कार। अब आप बोलोगे कि अच्छा ये तो फिर टच करने वाली बात होगी कि हमें इसे कांटेक्ट में लाना पड़ेगा फिर जाके कुछ एक्शन होगा। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली इंटरैक्शन। अब इंटरैक्शन कैसे भी हो सकता है, कांटेक्ट करके भी हो सकता है टच के थ्रू, या फिर नॉन कांटेक्ट भी हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा नॉन कांटेक्ट मतलब, सपोज करो ये डायरेक्टली इसको टच नहीं कर रहा, इसने कुछ मैग्नेट वैग्नेट ले लिया अपने हाथ में, ठीक है, एंड क्योंकि कार है, कार ऑब्वियसली लोहे का बना रहता है तो उसे मैग्नेट से वो अट्रैक्ट कर सकता है। तो इसने यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सा मैग्नेट लगवा दिया, उससे क्या होगा, जो कार है वो खिंच के पीछे आ जाएगा, ठीक है। सो डिस्पाइट हिम नॉट बीइंग इन कांटेक्ट विद द कार, वो एक इंटरैक्शन जनरेट कर रहा है, राइट। उसकी वजह से मैग्नेट की वजह से एक इंटरैक्शन जनरेट हो रहा है। सो फोर्सेस क्यों प्ले में आते हैं, कोई ना कोई हमें जरिया चाहिए होता है जहां पे कि हम किसी ऑब्जेक्ट के साथ इंटरैक्ट कर सके। अगर हम इंटरैक्ट नहीं करेंगे तो फोर्स जो है वो काम नहीं करेगा। अगर हम बोलेंगे कि आदमी सिर्फ यहाँ से खड़ा है बिना कुछ किए, विदाउट एनी इंटरैक्शन, सो ही कैन नॉट मेक एनी चेंज टू द कार, कार में ये कोई बदलाव नहीं ला सकता है, ओके। नेक्स्ट इज योर जो भी फोर्स। अब जैसे आप एक एग्जांपल ले लो, जहां पे आपको एक बॉक्स है, ये बहुत हैवी सा बॉक्स है, इस बॉक्स को आपको पुश करना है। आपने अपने दोस्त को बुलाया, अब उस दोस्त में अक्ल कम थी, ठीक है, आप उसे बोल रहे हो कि इसे चलो धक्का मार दे, और ये बंदा यहाँ से ऑलरेडी धक्का मार रहा है, वो उसमें दिमाग कम था थोड़ा, वो गया दूसरी साइड से आके इधर से धक्का मारने लगा, धक्का मारने लगा, ठीक है। अब ये बताओ क्या ये बॉक्स किसी जन्म में मूव करेगा, अनलेस कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग आदमी हो। अब ये भी यहाँ से धक्का मार रहा है, ये भी यहाँ से धक्का मार रहा है, तो क्या हो रहा है, सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर ये 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था और ये 80 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था, तो टोटल फोर्स कितना लग रहा है इस बॉक्स के ऊपर, 20 न्यूटन। सिर्फ 20 न्यूटन फोर्स धक्का मार रहे हो। अब आपको क्या पता है इस पूरे बॉक्स का वेट कितना है। जब आपको
अपना कोई भी बॉक्स मूव करना है, उसका कुछ वेट है, इसका वेट होगा 50 किलो का है, ठीक है, या ये 50 न्यूटन का बॉक्स है, ऐसा समझ लो, क्योंकि जो वेट होता है ना, वेट इज ऑल्सो योर मेजर ऑफ कि आप कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो। वेट का फॉर्मूला क्या होता है? जितना भी आपकी बॉडी का मास है इनटू योर ग्रेविटी, अ काइंड ऑफ यू कैन कॉल इट अ फोर्स ओनली, इसे आप न्यूटन में लिख सकते हो। तो ये बॉक्स जो है, इसका वेट जो है ये 50 न्यूटन है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इस बॉक्स को मूव करने के लिए आपको कितना फोर्स देना पड़ेगा इसे? 50 न्यूटन से थोड़ा सा ज्यादा, तब जाके ये बॉक्स मूव होगा। ओके, अब लेकिन क्या हो रहा है, ये 100 न्यूटन लगा रहा है, ये 80 न्यूटन यहाँ से लगाने लगा, इफेक्टिव फोर्स कितना है? 20 न्यूटन। अभी भी ये बॉक्स जो है ये नहीं हिल पाएगा। क्यों नहीं हिल पाएगा? क्योंकि इसके ऊपर जो फोर्स है वो इसको मूव करने जितना नहीं लग पा रहा है, ठीक है। यहाँ पे दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन से लगाए जा रहे हैं, और इस केस में क्या होगा, जस्ट बिकॉज दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन से लग रहे हैं, तो दोनों दोनों का डिफरेंस लिया जाता है, उसे माइनस कर दिया जाता है एक दूसरे से। पर अगर ये दोनों बंदे आके एक साथ पुश करेंगे इसे, तो ये बॉक्स आराम से खिसकते खिसकते नीचे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों का जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो रहा है? इट इज गेटिंग सब्सट्रैक्टेड। ओके, अच्छा, अब जो भी हमारा स्ट्रेंथ होता है फोर्स का, कि हम कितना ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहे हैं, कितने वैल्यू का फोर्स लगा रहे हैं, तो उसे हम कैसे मेजर करते हैं? उसके मैग्नीट्यूड से। अगर हम बोल रहे हैं कि 200 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो 200 उसका मैग्नीट्यूड है, इसलिए जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। Okay. In general, more than one force may be acting on an object. However, the effect on object is due to the net force acting on it. ठीक है, ये बहुत तगड़ी लाइन बोली गई है यहाँ पे, कि इन जनरल जो भी आपका फोर्स होता है एक ऑब्जेक्ट पे, बहुत सारे तरीके के फोर्स लगते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है, अब इसका कुछ वेट है, इसको अर्थ की ग्रेविटी पुल कर रही है अपनी तरफ, ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, इसको ये यहां से धक्का मार रहा है, इसको ये यहां से धक्का मार रहा है, प्लस अगर आपको पता हो तो इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स है, इनके बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा होगा। फ्रिक्शनल फोर्स किस वजह से होता है? इंटरलॉकिंग ऑफ द सरफेसेस की वजह से। जब दो सरफेस होते हैं, चाहे वो कितना भी स्मूथ हो, चाहे वो कितना भी कुछ हो, उनके बीच में जो रिजेस होते हैं, पतली पतली जो थोड़े थोड़े गड्ढे से होते हैं, वो क्या होते हैं? एक दूसरे के ऊपर लॉक हो जाते हैं इस तरीके से, और इसी फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो अब ये एक बॉक्स है, इसके ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, बट इसका मूवमेंट जो है, इस पे जो इफेक्ट दिखेगा, ये किस डायरेक्शन में कैसे मूव करेगा, वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? नेट फोर्स पे। जो भी आपका नेट फोर्स होगा उस पे। अब नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? ये बंदा यहाँ से धक्का दे रहा है, ये बंदा यहाँ से धक्का दे रहा है, माइनस कर दिया, फिर हम ग्रेविटी के अकॉर्डिंग भी देख लेंगे कितना फोर्स है, क्या है, एंड उसके अकॉर्डिंग हम इसका नेट फोर्स निकाल के और हम बता सकते हैं कि ओके ये अब इस डायरेक्शन में मूव करेगा। फाइन। नेक्स्ट इज योर, अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। वेरी ट्रू। हम, कोई बॉल है, बॉल रेस्ट पे है, उसे हम धक्का मारते हैं, किक मारते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसका मोशन चेंज हो जाता है, बॉल उड़ने लगता है हवा में। फुटबॉलर है, फुटबॉलर ने किक मारा बॉल पे, बॉल हवा में उड़ रहा है। तुम्हारा, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तुमने बैट से बॉल को मारा, बॉल हवा में उड़ रहा है। क्यों? बॉल मोशन में आ गया। बॉल पहले रेस्ट पे था, या फिर अगर बॉलर ने फेंका है तो ऑब्वियसली इट वाज नॉट एट रेस्ट, बट बॉलर ने भी उसे जब फेंका है तो उस पर फोर्स लगाया, उसके हाथ में जब तक वो था तब तक वो रेस्ट पे था। जैसे ही उसने फोर्स के साथ फेंका, वो मोशन में आ गया, वो चलने लगा। सिमिलरली ये टायर है, ये बच्चा खेल रहा है, ये टायर यहाँ पर है, ये इसे घुमाएगा 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 घुमाएगा, घुमाते घुमाते रोड पे घूमते रहेगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, फोर्स के थ्रू आप किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी चीज का आप स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकते हो। State of motion as in it might be at rest and then you can bring it into the motion। किसी भी टाइप के मोशन, सीधा चल रहा है, गोल घूम रहा है, पाकिस्तान जा रहा है, कहीं जा सकता है वो। फाइन।
दूसरी चीज, फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, कोई भी फोर्स जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हो तो इट विल चेंज इट्स शेप। अब देखो तुम्हें लग रहा होगा यार ये बहुत इजी इजी चीजें हैं, बट जब ऑप्शंस में आपको दिए रहते हैं ना, एक कॉम्प्लिकेटेड से आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि दो चीजें हैं, वो ऊपर से एक टाइम पे गिरी है, किसमें क्या इफेक्ट होगा, फोर्स का क्या इफेक्ट होगा, शेप चेंज होगा कि नहीं होगा, ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा कि नहीं आएगा, तो वहां पे आपके ना दिमाग के घोड़े दौड़ना बंद कर देते हैं। वहां पे आपको सोचने का, पहली बात तो एग्जाम में टाइम भी नहीं होता है उतना, कई बार पेपर बहुत लेंदी होता है, जैसे इसी बार का पेपर था, इट वॉज क्वाइट लेंदी। तो वहां पे आपको जितना सब्जेक्ट को लेके क्लैरिटी होगा उतनी जल्दी आपको आंसर पे आप आ पाओगे कंक्लूजन पे, और टिक करके आगे बढ़ पाओगे। सो फॉर दैट पर्पस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि छोटी सी छोटी चीज भी है तो उसको हम लोग रिकॉल करें, रिवाइज करें और क्लैरिटी रखें। सो फोर्स जो है उसका इम्पैक्ट अब आप दिमाग लगा सकते हो कि ओके, फोर्स लग रहा है मतलब उसका मोशन चेंज होगा, तो अब आप ऑप्शन से वो इलिमिनेट कर लोगे। फाइन। अगर फोर्स लग रहा है तो या उसका चेंज होगा शेप में, क्यों चेंज होगा, दिमाग लगाओ, कुछ एग्जाम्पल्स रिकॉल करो। आटा गूंथते हो, फोर्स लगाते हो नीड करते टाइम, उसका शक्ल चेंज हो जाती है, राइट। किसी को आपने एक झापड़ मार दिया, उसका फेस का पूरा शक्ल चेंज हो जाती है, राइट। आप साइकिल चला रहे हो, आप सीट पे बैठे हो, कुछ टाइम बाद आप देखते हो कि यार सीट का शेप ही चेंज हो गया है। रबर बैंड है प्लास्टिक का, अगर आप उसे खींच रहे हो तो उसका शेप चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो फोर्स जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वो उसका शेप को चेंज कर देता है। फाइन। यस। अभी इससे थोड़ी देर पहले हम पढ़ रहे थे फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन। फोर्स क्यों रोल प्ले में आता है, कोई ना कोई इंटरैक्शन होना चाहिए। एंड फॉर दैट मैटर वी कैन हैव टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, दैट इज योर कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब है कि जो इंटरैक्शन हो रहा है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से हो रहा है। जो दो ऑब्जेक्ट्स जिनके बीच में फोर्स का रोल प्ले चल रहा है वो एक दूसरे से टच में है, डायरेक्ट कांटेक्ट में है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी, जैसे ये बैल है, ये बैल जो है इस सामान को लेके मूव कर रहा है, तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट में, इसका जो मस्कुलर एनर्जी है दैट इज बिंग यूज्ड, एक मस्कुलर फोर्स यूज हो रहा है। आप अपने बोन्स को मूव कर रहे हो, आपको पता है ना आपकी बॉडी में बोन्स है, बहुत सारे बोन्स है। बोन्स क्यों मूव हो रहे हैं हमारी बॉडी के, कभी सोचा है कैसे मूव करते हैं हम लोग? बोन्स खुद ब खुद मूव हो सकते हैं? नहीं। अगर आप अपनी बॉडी से मसल्स को निकाल के फेंक दोगे तो आपका बोन किसी काम का नहीं है, आपका बोन मूव ही नहीं करेगा। बोन्स मूव होते हैं क्योंकि उनके साथ हमारे मसल्स अटैच्ड हैं। अच्छा, अब पता है क्या होता है, एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है कि अच्छा बोन जो है वो मसल से किस चीज से कनेक्टेड है, लिगामेंट से, टेंडन से। सिमिलरली आपका एक क्वेश्चन आ जाता है कि मसल टू मसल जो है वो कैसे कनेक्ट होते हैं, टेंडन से होते हैं कि लिगामेंट से होते हैं। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है टेंडन एंड लिगामेंट में। सो ये सारी चीजें भी जब हम बायो पढ़ेंगे ना तो इसे हम क्लियर करते जाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे। सो हैव पेशेंस, ग्रेजुअली आपको, जब आप ये पूरी सीरीज साइंस वाली कंप्लीट कर लोगे तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। इसके बाद आप अपना घटना चक्र सॉल्व करो, कुछ भी सॉल्व करो, आपके पास एकदम क्लैरिटी होगी। सेकेंडली, अगर आपको मैथ्स की भी वीडियोस चाहिए, क्योंकि एडीओ और सीजीएल वगैरह के पेपर में मैथ्स भी आने वाला है, ठीक है, स्पेशली एडीओ से रिलेटेड मैथ्स की भी वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट करके बताओ कि प्लीज ब्रिंग मैथ्स वीडियोस, तो हम मैथ्स की भी वीडियोस ले आएंगे, ठीक है। So yeah, where were we? We were discussing contact force and non-contact force. Contact force वो force होता है जहाँ पे कि हम डायरेक्ट कांटेक्ट में होने की वजह से फोर्स लग रहा है, जैसे कि हमारे बोन्स के ऊपर मसल्स जो है वो डायरेक्ट टच में है और इसकी वजह से हमारे जो बोन्स है वो मूव कर रहे हैं क्योंकि मसल जो है उस पर फोर्स लगाता है। तो दैट टाइप ऑफ फोर्सेस जो होते हैं जिनमें हम डायरेक्टली मसल्स का यूज होता है, एक्शन ऑफ मसल्स, उसको हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, अब ये बंदा था, अब ये क्या करेगा, ये इस गाड़ी को मूव करने की कोशिश करेगा। सपोज करो ये धक्का मारने लगा इस गाड़ी को, तो अब ये यहाँ पे कौन सा फोर्स यूज कर रहा है, ही और शी इज यूजिंग हिज मसल्स, उसका फोर्स टू push this car. So this will be known as your muscular force and it is a type of
कॉन्टैक्ट फोर्स। सिमिलरली फ्रिक्शन मैंने अभी बताया, व्हाट इज फ्रिक्शन। सो कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे वो कितना ही स्मूथ दिख रहा हो, कितनी ही स्मूथ टाइल हो, कितना ही स्मूथ मार्बल हो, उसमें छोटे 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 ग्रूव्स होते हैं। इस ग्रूव्स में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, कोई बुक है आपका सॉफ्ट सा, तो वो आके ऐसे फंस जाता है, ठीक है। और फंसने की वजह से दोनों के बीच में क्या होता है, एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है सरफेसेस के बीच में। इसको बोलते हैं हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स। और ये किस टाइप का फोर्स है, फ्रिक्शन कब एक्ट करेगा, अगर कोई बंदा ऐसे ही घूम रहा है तो थोड़ी एक्ट करेगा, जब आप कांटेक्ट में रहोगे किसी चीज से तब एक्ट करेगा, आप सरफेस के कांटेक्ट में हो तब एक्ट करेगा। जब आप एयर के कांटेक्ट में हो, आपको पता है एयर में भी फ्रिक्शन होता है। एयर में जब आप घूम रहे हो या कुछ कर रहे हो, बहुत तेज से चल रहे हो, उसमें भी फ्रिक्शन होता है। कम होता है बट सर्टनली होता है। पानी में घूम रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, तैर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हर जगह आपका फ्रिक्शन है। अभी हम फ्रिक्शन को भी बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, बट अभी के लिए बस इतना समझो कि जो फ्रिक्शन है इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। क्यों? क्योंकि जब हम टच में रहते हैं तभी ये फ्रिक्शन जो है रोल प्ले में आता है। नेक्स्ट इज योर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर दोज फोर्सेस जो कि हम दूर से ही इम्पैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स। मैंने एग्जांपल दिया था ना वहां पे कि अगर वो बंदा एक बहुत स्ट्रॉन्ग सा मैग्नेट ले ले तो उसे कार को टच करने की जरूरत नहीं है, वो कार को बिना टच किए अपने पास चिपका सकता है यूजिंग द मैग्नेटिक फोर्स। अगेन दिस इज अ टाइप ऑफ इंटरैक्शन ओनली। either you have to have a contact force type का interaction या non contact interaction, but you need a interaction for force to come into play. Similarly electrostatic force, आपने देखा होगा कई बार हम क्या करते हैं, कंघी को रब करते हैं, हमारे कोम को रब करते हैं बालों में, और छोटे छोटे पेपर के पार्टे, छोटे छोटे पेपर के वो काट के और उसमें वो चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं? बचपन से नहीं करते आ रहे हैं, बिकॉज हमारी जो बॉडीज होती है वो चार्ज हो जाती है, ठीक है। इट गेट्स चार्ज एज इन इट इधर गेट्स योर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। उस वाले केस में नेगेटिव चार्ज आता है। तो अब बॉडी जब चार्ज हो जाती है, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने लगेगी, नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने लगेगी। तो इस टाइप का जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो भी फोर्स हमारा चार्ज और एक डिफरेंटली चार्ज बॉडी के साथ हो, दो चार्ज बॉडीज के बीच में हो, दैट फोर्स इज नोन एज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट वन इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज दैट फोर्स जिस वजह से हम लोग सन के अराउंड घूम रहे हैं, मून हमारे अराउंड घूम रहा है, और हम लोग अर्थ पे लटके हुए हैं। एग्जैक्टली। सो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो भी हमारा ग्रेविटेशनल पुल है, जो भी हमारी अर्थ की ग्रेविटी है, उसकी वजह से जो हमारे और अर्थ के बीच में जो फोर्स है दैट इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। फेमस एग्जाम्पल है हमारा न्यूटन के सर पे वो जो एप्पल गिरा, पता नहीं क्यों गिरा, शायद हमें साइंस पढ़ाने के लिए गिरा, बट एनीवेज। सो क्यों गिरा? तभी तो खोज हुई थी ना ग्रेविटी की, कि भाई ये नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं चला गया। क्यों गिरा था वो नीचे? क्योंकि ग्रेविटी, अर्थ जो है अपनी ग्रेविटी की वजह से उस एप्पल को अपनी तरफ पुल करता है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा? फोर्स इज व्हाट? अ पुल और अ पुश। सो अर्थ pulls that apple towards itself because of gravity. अब क्या होता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन आता है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों मैंने बहुत बार एग्जाम में देखा है, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू। आई विल टेल यू। सो एक क्वेश्चन रहता है कि एक बॉल है, ठीक है, एक फेदर है और एक इंसान है, तीनों ना साथ में गिरे, किसी क्लिफ पर थे, किसी पहाड़ पर थे, एंड उनको ना एक ही पॉइंट पे एक ही टाइम पे गिराया गया। अब हम दिमाग क्या लगाते हैं, यार फेदर हल्का है, फेदर सबसे पहले आएगा, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मास, इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, अब क्या होगा यहाँ पर, ये जो तीनों है ये एक ही टाइम पे, क्योंकि ग्रेविटी है, ठीक है, ग्रेविटी इन इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ग्रेविटी जो है इसको पुल कर रहा है, तो ये तीनों एक ही टाइम पे आके गिरेंगे। फाइन। नेक्स्ट इज योर प्रेशर। ओके, सो इन प्रेशर अगर आप देखोगे, सो व्हाट इज प्रेशर?
अब जब हम लोग नाइफ वगैरह को यूज करते हैं, ठीक है, सो नाइफ का अगर आपने देखा होगा, जो भी काटने वाला एंड होता है वो बहुत पतला होता है। क्यों पतला होता है? ताकि प्रेशर ज्यादा लग सके, और प्रेशर की वजह से जो भी चीज है वो कट सके। जहां पे हमें प्रेशर कम लगाना होता है उसके एंड्स हम देखते हैं वो ब्लंट होते हैं, थोड़े चौड़े चौड़े से एंड होते हैं, ताकि उस चीज पे प्रेशर जो है कम लगे। सो नाउ व्हाट इज दिस प्रेशर? प्रेशर इज योर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। आप कितना फोर्स लगा रहे हो और कितना एरिया पे लगा रहे हो, ठीक है। अगर आप इतना सारा फोर्स इतनों से एरिया पे लगाओगे तो क्या होगा? प्रेशर ज्यादा पड़ेगा उस चीज पे। बट आप अगर इतना सारा फोर्स इतने बड़े एरिया पे लगाओगे तो क्या होगा? प्रेशर कम पड़ेगा, ठीक है। सो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर एरिया। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जहां पर भी हमें प्रेशर को डिक्रीज करना होता है वहां पे हम एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। इन दोनों का एक इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन है एज इन, अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो, सॉरी, एरिया एरिया इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, और एरिया डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा। इस टाइप का इन दोनों के बीच में एक इनवर्स रिलेशन है, एंड दिस इज हाउ वी डिफाइन प्रेशर। अच्छा, अब एक और चीज होती है हमारे पास, वी हैव थ्रस्ट। व्हाट इज थ्रस्ट? कई बार ना थ्रस्ट दिया रहता है टर्म्स में। सो थ्रस्ट इज योर, अब उसमें ना एक एग्जांपल दिया रहेगा। सपोज योर क्वेश्चन इज फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो वो फोर्स जो कि आपके सरफेस के एकदम परपेंडिकुलर काम कर रहा है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज योर थ्रस्ट। अब ऑप्शन में यू माइट बी गिवन मेनी थिंग्स, बट आंसर विल बी योर थ्रस्ट। अगर कभी भी आपका फोर्स, जैसे आप किसी वॉल पे जब कील ठोकते हो तो क्या करते हो? कील को 90 डिग्री पे रखते हो, उसके बाद उस पर हैमर मारते हैं, राइट। सो उस केस में क्या होता है, जब हम 90 डिग्री पे रख रहे हैं और फिर हैमर मार रहे हैं, उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? उस फोर्स को हम बोलेंगे थ्रस्ट। व्हेन द फोर्स इज एक्टिंग ऑन एनी एरिया एट 90 डिग्री, दैट इज नोन एज योर थ्रस्ट। ओके। और प्रेशर क्या होता है? इट इज फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इट इज एक्टिंग। ओके। नेक्स्ट इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्योंकि हम लोग पूरी तरह से अपने अराउंड इर्द गिर्द, वी आर सराउंडेड बाय द एयर, वी आर सराउंडेड बाय द एटमॉस्फेयर। सो एटमॉस्फेयर जो है, इट पुट्स सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑन अस, ठीक है। इट ऑल्सो एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन अस। इसीलिए हम लोग ऐसा बोलते हैं कि जैसे जैसे हम हायर ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं तो प्रेशर ये हो जाता है, हम डीप सी में जाते हैं तो भी प्रेशर बढ़ जाता है। ये सारी चीजें हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जो भी एनवायरमेंट है उसका प्रेशर हम पे भी पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि एयर है, उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर है तो उसका कोई प्रेशर नहीं है। इट ऑल्सो हैज प्रेशर, एंड जो भी प्रेशर हमारा एयर हमारे ऊपर एग्जर्ट करता है, दैट इज नोन एज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एक बॉटल लिया आपने, उस बॉटल में आपने पानी भर दिया। अब पानी भर दिया, पानी भरने से क्या है, ये बॉटल भी अपने ऊपर क्या करता है? इट पुट्स प्रेशर। ये जितना भी बॉटल है, ये बॉटल जो है अपना पानी का जो प्रेशर है इस बॉटल पे डाल रहा है चारों तरफ से, ठीक है। और इस प्रेशर की वजह से आपने देखा होगा कि पानी में अगर आपने इसमें इस बॉटल में कहीं छेद कर दिया दो तीन जगह पे, तो उससे क्या होता है? प्रेशर के थ्रू पानी जो है बहुत तेज से बाहर आता है। और जैसे 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 बॉटल में पानी कम हो जाएगा, ये प्रेशर जो है कम होगा। इससे आपको क्या समझ आ रहा है कि जैसे जैसे हमारा डेप्थ बढ़ता है, जैसे जैसे हम ओशन में डीप जा रहे होते हैं, वैसे वैसे हमारा प्रेशर बढ़ता है। क्यों? नॉर्मल एक्सपेरिमेंट है। आप एक बॉटल भरो, उसे पूरा फुल करके रखना और नीचे एक छेद करो। शुरू में पानी बहुत तेजी से बाहर आएगा, जैसे 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 पानी का लेवल डाउन होता जाएगा बॉटल के अंदर, वैसे वैसे पानी जो है धीरे धीरे बाहर आएगा। तो इससे क्लियर हो जाता है कि डेप्थ के साथ हमारा प्रेशर जो है वो इंक्रीज करता है, राइट।
द नेक्स्ट थिंग इज योर फ्रिक्शन। ठीक है। सो व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन पे ना इस बार भी एक 71st प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था। उसमें फ्रिक्शन का क्वेश्चन इस टाइप का था कि अगर हमें 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, और मुझे ना वो क्वेश्चन यहाँ पे डाल देना चाहिए था, बट एनीवेज आई फॉरगॉट। सो 200 न्यूटन का अगर फोर्स हमें लगा रहे हैं, तो मार्जिनल फ्रिक्शन हमें कितना ओवरकम करना होगा? व्हाट विल बी द मार्जिनल फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन इट? ठीक है। सो वहां पे आंसर कुछ नहीं था, इट वाज द इजीएस्ट क्वेश्चन इन दिस वर्ल्ड। वहां पे 200 न्यूटन ही आंसर था। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी टेबल है, सपोज करो ये टेबल है, इस टेबल को आपको धक्का देना है, इसको मूव करने के लिए इसके ऊपर जितना भी आपको फोर्स लगाना है, इट विल बी इक्विवेलेंट टू ओवरकम इट्स मार्जिनल फ्रिक्शन। जितना भी ये फ्रिक्शन कॉज कर रहा है, जैसे ही आप उस फ्रिक्शन को ओवरकम कर जाओगे, आपका टेबल जो है वो मूव करने लगेगा। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ध्यान देते हैं फ्रिक्शन होता क्या है, पहले ये समझते हैं। व्हाट इज फ्रिक्शन? सो फ्रिक्शन इज योर ऑपोजिट फोर्स। जहां पे भी आप फोर्स लगा रहे हो, अगर आपको इस टेबल को यहाँ पे मूव करना है राइट साइड में, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। अब ये फोर्स लगता क्यों है? ये फोर्स लगता इसीलिए है क्योंकि ये बुक रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, ये टेबल है, दोनों के बीच में छोटे 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 ग्रूव्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ इंटरलॉक हो जाते हैं। इस इंटरलॉकिंग की वजह से आपका जो फ्रिक्शन का जो फोर्स है, इट कम्स इनटू द प्ले, एंड इट इज अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। अंडरस्टूड? ये समझ आया कि हमारा अब तो समझ आ गया होगा कि वो 71st बीपीएससी में जो एक क्वेश्चन दिया था 200 न्यूटन वाला, वो क्यों इंपॉर्टेंट था। ठीक है, एक काम करूंगी, आई विल ब्रिंग दैट क्वेश्चन, आई शेयर अ शॉर्ट वीडियो ऑन इट कि उस वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि अभी क्वेश्चन नहीं है ना, तो इट्स बिट डिफिकल्ट कि मैं समझा दूं ढंग से। और फाइन, क्योंकि लाइन टू लाइन जब आप उसे पढ़ोगे तब आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। आई शुड हैव पुट अ क्वेश्चन हियर, एनीवेज, नो प्रॉब्लम। अब हम ऐसा बोलते हैं कि फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल। Why do we call it as a necessary evil? It is a evil, but it is a very necessary thing. Reason being, अगर आपका फ्रिक्शन नहीं होगा जीवन में, ना तो आप पेन से लिख पाओगे, ना आप रोड पे चल पाओगे, ठीक है, ना आप भाग पाओगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर सपोज करो आपकी बॉल चल रही है, आपने बॉल को किक किया, वो रोल हो रही है, रोल हो रही है, रोल हो रही है, वो रुकेगी ही नहीं, वो जीवन में रोल ही होती रह जाएगी। सो फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल। रीजन बीइंग, we need friction in each and every aspect of our life। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारा फ्रिक्शन को लेके काम है। ठीक है। बट इट इज अ ऑल्सो। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से आपके चप्पल घिस जाते हैं। ठीक है। शूज खराब हो जाते हैं, चप्पल घिस जाते हैं। इट कॉजेज बेसिकली योर वियर एंड टीयर। मशीन के बीच में अगर आप देखोगे, तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, मशीन के पुर्जे पुर्जे खराब हो जाते हैं, उसको मेंटेनेंस लग जाती है। ठीक है, मेंटेनेंस करवाना पड़ता है। और भी कई कई जगह पे फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होता है अननेसेसरली। दो चीजें कंटिन्यूसली एक दूसरे से रब कर रही है, तो वहां पे अननेसेसरली हीट जनरेट होगा। सो फ्रिक्शन हमें चाहिए भी और नहीं भी चाहिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, जहां पर हमें फ्रिक्शन चाहिए होता है वहां पे हम फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं। जैसे कि आपको एक रस्सी चढ़ना है, रोप पे चढ़ना है, तो अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि आपका हाथ उस रस्सी पे ना फिसले। हम क्या करते हैं, हम नीचे से मिट्टी उठाते हैं, थोड़ा सा रेत लगाते हैं हाथ में। रेत लगाने से क्या होता है, हमारे हाथ पे वो रेत के पार्टिकल्स लग जाते हैं, तो हमारा हाथ थोड़ा खुरदुरा हो जाता है। इस वजह से स्वेटिंग भी नहीं होती है और हम रस्सी चढ़ने में आसानी हो जाती है। तो हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं वहां पे। हमें पहाड़ों पे जाना है, जूते में ग्रिप चाहिए, ग्रिप चाहिए, फ्रिक्शन इंक्रीज करना है। देखो, फ्रिक्शन इंक्रीज करने के दो तरीके हैं। या तो आप उस चीज का मास इंक्रीज कर दो, मास इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, उसको मूव करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो मूव नहीं हो पाएगा। या तो आप किसी सरफेस को रफ कर दो।
अब देखो ये मास इंक्रीज करने से क्या होगा, मास इंक्रीज करने से अब आप बोलोगे कि जूता है, जूते में ना ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, और जूते में ग्रिप अच्छी होनी चाहिए तो चलो उसको भारी बना देते हैं, तो वो जो इंसान है वो लेके उसे चल ही नहीं पाएगा, पहन के उसे चल ही नहीं पाएगा। तो हम इन जनरल क्या करते हैं, मास नहीं इंक्रीज करते हैं फ्रिक्शन इंक्रीज करने के लिए, हम रफनेस इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। रफनेस को कैसे इंक्रीज या डिक्रीज करोगे फ्रिक्शन इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए, अगर आपको फ्रिक्शन ज्यादा चाहिए तो जूते के नीचे आपने ग्रिप के नाम पे उसे थोड़ा उबड़ खाबड़ ज्यादा बना दिया, उससे क्या होगा, वो रोड पे ज्यादा अच्छे से बैठेगा और उससे आपको फ्रिक्शन ज्यादा मिलेगा, और आप आराम से, आपका पैर वैर नहीं फिसलेगा। जैसे मैं मतलब, आप कभी पहाड़ों वहाड़ों पे जाओगे, बर्फ बर्फ में चलोगे, या फिर गीली मिट्टी पे स्कूटी स्किड कर जाती है, खुद भी आप स्किड कर जाओगे, ठीक है, तो वहां पे क्या चाहिए होता है, ग्रिप चाहिए होता है, थोड़ा स्लो चलना होता है, रफनेस चाहिए होती है, राइट। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, टायर्स को हमने देखा होगा, जो बाइक्स के टायर होते हैं, गाड़ी के टायर होते हैं, उसमें हम क्या बहुत सारे छोटे छोटे ग्रूव्स बनाते हैं, छोटे छोटे ग्रूव्स बनाते हैं ताकि वो रोड पे फ्रिक्शन के साथ अच्छे से चल सके, ठीक है। इतना भी नहीं करना है कि हमारा टायर हीट ही हो रहा है, बट इतना कम भी नहीं रहना है कि हम स्किट मार जा रहे हैं। फाइन, रफनेस को हम इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज भी करते हैं, जहां पे हमें फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है वहां हम डिक्रीज करेंगे। जैसे मशीन है, मशीन में हमें उतनी फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है, हम क्या करते हैं, तेल डालते हैं, ग्रीस लगाते हैं, क्यों लगाते हैं ये सारी चीजें, ताकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो और हमारा जो मशीन है वो खराब ना हो, वो स्मूथली चले। आपने देखा होगा पंखे, लड़कों को स्पेशली पता होगा, अगर उन्होंने कभी अपने पंखे वगैरह ओपन वगैरह किए होंगे, उसके अंदर ना बॉल बेयरिंग होता है, छोटे 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 इस तरह के ना गुल्ली टाइप्स होते हैं। क्यों होते हैं, ताकि जो आपका पंखा है वो उस पर आराम से रोटेट कर सके, गोल 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 आराम से घूम सके। बॉल बेयरिंग्स, बॉल बेयरिंग हम क्यों यूज करते हैं, हम उसे इसीलिए यूज करते हैं ताकि फ्रिक्शन जो है उसे हम रिड्यूस कर सके, राइट। सो हम इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकते हैं लुब्रिकेंट के थ्रू। लुब्रिकेंट क्या करता है, देखो लुब्रिकेंट का एक्शन कुछ इस टाइप का होता है, ये सरफेस 2 है, ये सरफेस 1 है, लुब्रिकेंट बीच में इनके ग्रूव्स को भर देता है, और क्योंकि वो थोड़ा सा फिसलन जैसा होता है तो वो मूवमेंट को स्मूथ कर देता है। फाइन, नेक्स्ट इज योर टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। सो इधर पे वी आर स्टार्टिंग 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। 3 टाइप के फ्रिक्शन हमारे कौन कौन से हैं, पहला है हमारा नो मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका किसी जगह पे स्थिर है, जिसमें कोई मोशन नहीं है, जिसमें कुछ भी मूवमेंट नहीं है, वो सीधा वहां खड़ा है, उस टाइम पे जो उस पे फ्रिक्शन लग रहा होता है उसे हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे भी अभी छोटे छोटे ग्रूव्स हैं, यहाँ पे भी छोटे छोटे ग्रूव्स हैं, और ये ग्रूव्स क्या करते हैं, एक दूसरे को लॉक कर देते हैं, और लॉक करने की वजह से इसको आप मूव करना थोड़ा मुश्किल काम है। तो जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, उस टाइम पे जो उस पर फ्रिक्शन एक्ट करता है उसको बोलते हैं हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट। नेक्स्ट इज योर स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे से धक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे एक आदमी आया, वो खड़ा हो गया, एंड ही इज ट्राइंग टू मूव दिस ऑब्जेक्ट, स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है कि यार थोड़ा सा खिसका देता हूं। अब क्या होगा, ये बंदा इस तरफ धक्का मार रहा है, तो उसके ऑपोजिट साइड में ये देखो इस तरफ से जो एक्ट करेगा, फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स लगेगा, उस डायरेक्शन की उल्टी तरफ में वो आपको अपोज करता है, मतलब वो हमें मूव नहीं करने देना चाहता है, इतना समझ लो, ठीक है। सो ये हो गया आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब आप इधर मूव करना चाह रहे हो, इधर इसे स्लाइड करना चाह रहे हो, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर लग रहा है उसे बोलेंगे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन। वेराज रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, रोलिंग आपको पता ही है, जब हम टायर या कोई ऐसी सर्कुलर ऑब्जेक्ट को रोल करने की कोशिश करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। जब ये रोल हो रहा होता है तब भी इस पर थोड़ा सा फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होता है, बट कम फ्रिक्शन एक्ट करता है, सबसे कम जो होता है दैट इज, ये जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो लीस्ट होता है। क्यों लीस्ट होता है, अगर आप दिमाग लगा पाओ तो आपको समझ आएगा, बहुत बेसिक है। हम क्या करते हैं, हम जब हमारे पास पुराने टाइम में सूटकेस हुआ करते थे, उसको हमें उठा के चलना पड़ता था, बट आज के टाइम पे हम उन सूटकेस के नीचे छोटे छोटे व्हील्स लगा देते हैं। क्यों, ताकि फ्रिक्शन कम हो और वो रोलिंग के थ्रू हम उसे आसानी से कैरी कर सकें। पर अब मुझे ये बताओ, ऑब्जेक्ट हमने सेम रखा है, मास हमने सेम रखा है, तीनों केसेस में सब कुछ सेम रख दिया,
पर ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पे फ्रिक्शन कम है और यहाँ पे ज्यादा है? पहले और दूसरे केस में फ्रिक्शन ज्यादा है। अगर आप देखोगे तो ये जो सर्कुलर है जब ये ऑब्जेक्ट, उससे क्या हो रहा है, इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो कम हो गया है। देखो यहाँ पे है इसका आधा बॉडी यहाँ ये हवा में है, बस ये इतने छोटे से रीजन में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है पूरा। इसमें क्या है, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सरफेस के साथ बहुत ज्यादा है। तो सरफेस के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होने की वजह से वहां ज्यादा इंटरलॉकिंग है, और उसे ओवरकम करने के लिए ज्यादा फोर्स और सारी चीजें लगेगी। वेर एज रोलिंग फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए कम फोर्स लगता है। तो अगर कभी आपको इसको अरेंज करने के लिए दे दिया जाए इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, सो यू कैन डू इट लाइक दिस। सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कहाँ होगा? स्टैटिक सबसे ज्यादा होगा, स्लाइडिंग उससे कम होगा, और सबसे कम जो फ्रिक्शन है वो कहां पर होगा? रोलिंग। ओके, चलो, जैसे कि ये है आपका द फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा, अब ऐसा नहीं होता है कि जो फ्रिक्शन है वो सिर्फ आपका सॉलिड्स में काम करता है और बाकी जगह नहीं करता है। अगर सरफेस आपका सॉलिड है तभी आपका फ्रिक्शन काम करेगा। फ्रिक्शन कैन एक्ट इन फ्लूइड्स एज वेल। फ्लूइड्स का मतलब है लिक्विड्स एंड गैसेस। यहाँ पर भी फ्रिक्शन काम करता है। आप पानी के अंदर हो, आप तैर रहे हो, तो आप सपोज करो इस डायरेक्शन में आप अपने हाथ पैर मार के आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, आपका एरोप्लेन है, एरोप्लेन आपका इस डायरेक्शन में थ्रस्ट दे रहा है, इंजन इस डायरेक्शन में मूव करना चाह रहा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। तो जो भी फ्रिक्शनल फोर्स आपका फ्लूइड्स में लगता है, मतलब कि आपका लिक्विड्स एंड गैसेस में लगता है, दैट फ्रिक्शन इज नोन एज योर ड्रैग। ठीक है, सो द क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड टू यू, द फ्रिक्शनल फोर्स इन फ्लूइड्स, और मे बी ऐसे पूछ सकता है कि जो लिक्विड्स और गैसेस में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, इट इज नोन एज योर। अब ऑप्शन में आपको ये चार ऑप्शन दे देगा: लिफ्ट, थ्रस्ट, ड्रैग। ठीक है, तीन चार ऐसे करके ऑप्शन दे देगा। अगर आपको इन टर्मिनोलॉजीज को लेके क्लैरिटी नहीं है तो आप वहीं पे कंफ्यूज हो जाओगे और आपको नहीं पता चलेगा कि क्या टिक करना है। जैसे कि अभी ये एक एरोप्लेन है, इस एरोप्लेन पे इसकी वेट की वजह से, ग्रेविटी की वजह से नीचे फोर्स लग रहा है। ठीक है, इंजन जो है इसे आगे लेके मूव करना चाह रहा है और इसे ऊपर भी ले जाना चाह रहा है, लिफ्ट। ठीक है, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा ऑटोमेटिकली, दैट इज नोन एज योर ड्रैग फोर्स। ओके, next topic is your sound. This is the last topic of class 8th, जो कि आपको थोड़ा सा करना है। इसके बाद आप साउंड को वापस से क्लास 9 में पढ़ोगे इन अ बिट डिटेल। बट अभी के लिए आपको बस इतना समझना है कि साउंड जो है वो प्रोड्यूस कैसे होता है। हम जो इतना बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, सारी चीजें हो रही है, इट इज ऑल योर साउंड। और साउंड जो है वो प्रोड्यूस कैसे होता है? कभी भी साउंड प्रोड्यूस करने के लिए यू नीड अ वाइब्रेटिंग बॉडी। व्हाट डू यू मीन बाय वाइब्रेटिंग बॉडी? वाइब्रेटिंग बॉडी मतलब कोई ऐसी चीज जो कि वाइब्रेट कर रही हो, ठीक है, वाइब्रेशन में हो, तब जाके आपको उसका साउंड सुनाई देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका फोन है, फोन आप वाइब्रेशन पे रखते हो, उससे भी क्या होता है, वाइब्रेशन पे जब रखते हो फोन को, तो फोन की वाइब्रेशन की वजह से आपको थोड़ी थोड़ी आवाज आ जाती है। ठीक है, रिंग नहीं होता है बट वाइब्रेशन की वजह से यू कैन अंडरस्टैंड कि ओके आपका फोन बज रहा है। ठीक है, सो व्हाट इज दिस वाइब्रेशन? कोई भी ऑब्जेक्ट जब आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होता है, टू एंड फ्रो या फिर बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, आगे पीछे वाला मूवमेंट या फिर टू एंड फ्रो मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज योर vibration, and sound is produced due to this vibration। इसी वाइब्रेशन की वजह से आपका जो साउंड है वो प्रोड्यूस होता है। कहीं पे भी आप कोई भी साउंड सुन रहे हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ वाइब्रेशन जो है आपके कान तक पहुंच रही है। अब बात करते हैं हम लोग हमारे बॉडी के अंदर हम जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं एज अ ह्यूमन, हाउ आर वी एबल टू प्रोड्यूस द साउंड? सो हमारे जो गला है, हमारे गले के अंदर एक बॉक्स होता है जिसे हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स, विच इज योर लैरिंग्स। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज योर वॉइस बॉक्स।
कुछ भी नहीं है ये जो दिख रहा है ना, ये आपको ये एक हड्डी है बेसिकली, दिस इज अ बोन, ठीक है। और ये जो आपको ये ब्राउन ब्राउन पार्ट्स दिख रहे हैं ना, ये इसके ऊपर एक जैसे ड्रम में लगी होती है ना कुछ, ढोलक में जैसे एक फ्लैप लगा होता है, उसी तरीके से यहाँ इस हड्डी के बीच में एक फ्लैप लगा हुआ है। और जब आप बोलते हो तो एयर के थ्रू जो है ये वाइब्रेशंस जो है यहाँ से ये वाइब्रेट करता है, और ये वाइब्रेशन एयर के थ्रू ट्रांसमिट होके सामने वाले बंदे के कान में जाते हैं। आपको पता है हमारे कान का शेप ऐसा क्यों होता है? ताकि हमारा जो कान है वो वाइब्रेशंस को कलेक्ट कर सके, जितनी वाइब्रेशन यहाँ पे पहुंच रही है ये इसको इकट्ठा करके और ये कान के अंदर भेज सके। तो अब क्या होता है, यहाँ से जब भी आपके वोकल कॉर्ड्स या वॉइस बॉक्स जब आपका साउंड को प्रोड्यूस करता है, साउंड को क्या प्रोड्यूस करता है, ये वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है। साउंड प्रोड्यूस नहीं होता, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हमें साउंड सुनाई देता है। तो जब ये वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करता है, ये वाइब्रेशन सारा आपके एयर में चला जाता है, और ये वाइब्रेशन आपका कान जो है वो कैप्चर करता है और आपको एक साउंड सुनाई देता है, ठीक है। सो दिस वॉइस बॉक्स इज प्रेजेंट हियर। जो आपका नोज है, नोज से आप एयर ब्रीथ करते हो, उसके बाद आपका ये एपिग्लॉटिस आता है, उसके बाद जो आपका विंड पाइप है, जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया के जस्ट ऊपर आपका लैरिंग्स है, वॉइस बॉक्स है। ध्यान देना, ये जो फेरिंग्स होता है, लैरिंग्स होता है, इसको लेके बहुत कंफ्यूजन होता है। माइंड यू, ये जो फेरिंग्स होता है ना, ये फेरिंग्स जो है, ये जब हम खाना खाते हैं वो भी हमारा फेरिंग से गुजरता है, जब हम हवा लेते हैं वो भी हमारा फेरिंग से गुजरता है। तो कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, व्हाट इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर? तो फूड एंड एयर के लिए जो कॉमन पैसेज है वो है हमारा फेरिंग्स। अब ये जो फेरिंग्स होता है ना, इस फेरिंग्स के बाद एक रीजन होता है जिसे हम बोलते हैं ग्लॉटिस। अब ये ग्लॉटिस पता है कैसा है? ये हो गया आपका विंड पाइप, ये हो गया आपका फूड पाइप, और यहाँ पे ना एक छोटा सा ऐसे फ्लैप है। अब ये फ्लैप क्या करता है, ये मूव करता है। जब आप खाना खा रहे होते हो ना, ये फ्लैप जो है ऐसे ओपन रहता है, बट जब आप खाना खाते हो तो ये फ्लैप जो है इसको ऐसे करके बंद कर देगा। जब आप खाना खाओगे ना, ये फ्लैप इसको विंड पाइप को बंद कर देगा, ताकि आपका खाना जो है वो फूड पाइप से जाए और गलती से भी विंड पाइप में ना जाने पाए। कि कई बार आपने सुना होगा कि कोई बंदा है वो खाना खाते हुए मर गया, खाना खाते हुए उसे कुछ हो गया। क्यों होता है? क्योंकि उसका खाना जो है वो विंड पाइप में घुस जाता है, और एक बार आपका खाना विंड पाइप में घुस गया तो आप नहीं बच सकते हो, ठीक है। सो जो फेरिंग्स वाला पार्ट है और जो ग्लॉटिस वाला पार्ट है, इट इज कॉमन टू बोथ योर फूड एंड एयर। जब आप खाना खा रहे हो तब भी फेरिंग्स और ग्लॉटिस से गुजर रहे हो, जब आप हवा ले रहे हो तब भी फेरिंग्स और ग्लॉटिस से गुजर रहे हो। उसके ऊपर एक पतला सा कवरिंग है जिसको हम बोलते हैं इपीग्लॉटिस। अच्छा, इसे हम इपीग्लॉटिस क्यों बोलते हैं? इपी मतलब किसी चीज को ढकना, और ग्लॉटिस तो आपको पता ही है कि ग्लॉटिस उस जगह का नाम है जहां पर ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो ग्लॉटिस को कवर करना, कवर जो करता है फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं हम लोग इपीग्लॉटिस। और इपीग्लॉटिस जो है वो प्रिवेंट करता है आपका फूड को विंड पाइप में घुसने से। फाइन, लैरिंग्स क्लियर है? लैरिंग्स क्या है? लैरिंग्स वॉइस बॉक्स है। अच्छा, अब ये लैरिंग्स जो है ये किसका पार्ट है? ये भी कॉमन है क्या फूड और एयर को? नहीं, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है एज इन ये हमारे ट्रैकिया से ऊपर है। ट्रैकिया क्या करता है? ये हमारा विंड पाइप है। ट्रैकिया को हम क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज योर विंड पाइप। ये नाक से हवा को लेकर कहाँ लेके जाता है? ये लंग्स में लेके जाता है। सो ट्रैकिया इज आर विंड पाइप, और ट्रैकिया के ऊपर ही लैरिंग्स होता है। कॉमन पैसेज हमारा खत्म हो जाता है, कहां पर खत्म हो जाता है? कॉमन पैसेज हमारा सिर्फ दो ही है, एक फेरिंग्स है और एक एपिग्लॉटिस है, ठीक है। ये हमारा फूड एयर दोनों के लिए कॉमन है। आपको फेरिंग्स को लेके भी पूछ सकता है कि कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर, और एपिग्लॉटिस को लेके भी पूछ सकता है, ऑप्शन में कोई एक ही दिया रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। सो यस, साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। अगर आप अपना मोबाइल फोन में एक अलार्म लगा के एक टिफिन के अंदर पैक कर दो,
जो कि एक एयर टाइट टिफिन होगा, वो बजता रहेगा, कुछ भी होता रहेगा, हमें नहीं सुनाई देगा, क्योंकि साउंड को एक मीडियम चाहिए होता है प्रोपगेशन के लिए। लाइट को नहीं चाहिए। लाइट जो है वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है, इसीलिए सन की लाइट हमारे पास स्पेस से ट्रैवल करके इतनी दूर अर्थ पे मिल रही है। बट साउंड को कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, राइट? अब देखो, साउंड के पास सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन ही मीडियम हमने पढ़े हैं, तीन ही स्टेट्स ऑफ मैटर है हमारी इस अर्थ पे। ठीक है, अब हम बोलेंगे कि हमने सुपर सॉलिड डिस्कवर कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, बट बेसिक हमारे पास तीन स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर आपको पता हो तो सॉलिड में क्या होता है, बहुत क्लोज क्लोज पार्टिकल्स होते हैं, राइट? पार्टिकल्स देख रहे हो कितने क्लोज क्लोज है, इसकी जो एटम्स है, नॉट पार्टिकल्स, इनफैक्ट इसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मटेरियल होता है, जो उसके हम एटम बोलते हैं, इट इज वेरी क्लोजली पैक्ड। अब क्या होता है, जैसे ही वाइब्रेशन इस वाले मटेरियल को मिलेगा, इससे दूसरा मटेरियल टच में है, ये तुरंत वाइब्रेशन पास कर देगा। अब क्या होगा, नेक्स्ट में इसको वाइब्रेशन मिला, ये तुरंत दूसरे वाले को वाइब्रेशन दे देगा, इस तुरंत दूसरे वाले को वाइब्रेशन दे देगा। तो इस तरीके से क्या होता है, वाइब्रेशन जो है ये पास ऑन करते रहता है तुरंत तुरंत। तो सबसे ज्यादा स्पीड से अगर किसी चीज में साउंड ट्रैवल करेगा तो वो है सॉलिड। उसके बाद लिक्विड। लिक्विड में भी अगर आप देखोगे तो एटम जो है दूर है, मगर बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अगर आपका साउंड इस वाले को मिला वाइब्रेशन, तो ये तुरंत थोड़ा सा हिल के इधर जाएगा, इसको पास ऑन कर देगा, फिर इसको पास ऑन कर देगा। तो लिक्विड में अब सबसे ज्यादा स्पीड में साउंड कहाँ ट्रैवल करेगा, तो सॉलिड के अंदर, सेकंड नंबर पे लिक्विड के अंदर। और गैसेस के अंदर आप देख सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा गैप है दोनों में, मॉलिक्यूल्स में, एटम्स में, जो भी है, ठीक है। सो इस वजह से सबसे ज्यादा कम स्पीड किसमें होती है, गैसेस के अंदर। सो इस बार एक क्वेश्चन आया था, किसको साउंड की स्पीड को लेके आया था, स्टील और डिफरेंट डिफरेंट तीन चार ऑप्शंस दिए हुए थे। मैं क्वेश्चंस, दो तीन क्वेश्चंस जो भी आपके इस वीडियो से होंगे, मैं एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगी या एक शॉर्ट्स डाल दूंगी, ठीक है? वहां पे आई शो यू कि हाउ दिस वॉट एवर वी हैव स्टडीड थ्रू दीज टू वीडियोज, वो कैसे आपके लिए यूजफुल है इन योर एग्जाम, ठीक है? सो बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है सॉलिड, लिक्विड, गैस से, तो आपको बस पता होना चाहिए कि साउंड जो है सबसे ज्यादा सॉलिड में ट्रैवल करता है। इसको अगर आपको टेस्ट करना है, तो कभी आप रेलवे ट्रैक पर हो, रेलवे ट्रैक में कान लगा के सुनो, कहीं बहुत दूर से भी ट्रेन आ रही होगी ना, तो आपको सुनाई दे देगा। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड पे ट्रेन चल रही है, तो वो वाइब्रेशन इतनी दूर तक ट्रांसफर जल्दी हो जाता है। क्यों ट्रांसफर हो जाता है, तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है पूछ दे कि बिकॉज दे हैव लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस, लेस इंटर अटोमिक स्पेस, बेसिकली जो उनके बीच के, जो एटम्स के बीच के जो स्पेस है, वो बहुत कम होते हैं। फाइन। नेक्स्ट इज योर टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज योर ऑसिलेटरी मोशन। आपने जो वीडियो इससे पहले देखी होगी, पार्ट 1 ऑफ द वीडियो में, वी हैव कवर्ड ऑलरेडी व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन हमारा जो टू एंड फ्रो या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन होता है, उसी को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। एंड उसी टाइम पे मैंने आपको ये बताया भी था कि दिस विल अगेन रिपीट इन केस ऑफ साउंड, बिकॉज जो साउंड का मोशन है दैट इज नोन एज योर ऑसिलेटरी मोशन। क्योंकि ये क्या करता है, ये भी आपका आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे घूम रहा होता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कि जो साउंड है वो कौन से मोशन में घूम रहा है। हमने तीन टाइप के मोशन पढ़े थे उस वीडियो में, राइट? एक हमने पढ़ा था लीनियर मोशन, एक हमने पढ़ा था सर्कुलर मोशन, और एक हमने पढ़ा था ऑसिलेटरी मोशन। तो लीनियर मोशन हमने देखा था स्ट्रेट लाइन में जाना, सर्कुलर में गोल गोल घूमना, और ऑसिलेटरी में हमने देखा था कि कोई भी दो पोजीशन के बीच में वो ऐसे 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 बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो मूव कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि जो साउंड है, साउंड के पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं, ऐसे ऐसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे मूव कर रहे होते हैं। सो विच मीन्स कि जो साउंड है, साउंड के पार्टिकल्स कैसे मूव वाइब्रेट कर रहे हैं, एक ऑसिलेटरी मोशन में। सो क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड कि जो साउंड है वो वाइब्रेशन जो है कैसे ट्रांसफर होता है, वेदर थ्रू अ लीनियर मोशन और थ्रू अ circular motion or through a oscillatory motion. Next most important thing is your amplitude and frequency. ये जो दो चीजें होती है, amplitude and frequency, ये साउंड की प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करती है, ठीक है? साउंड की प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करती है, मतलब साउंड आपका बहुत लाउड है, साउंड आपका श्रिल है, साउंड का आपका पिच कैसा है, ये सारी चीजें कौन डिटरमाइन करता है, तो ये एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करता है।
ठीक है। अच्छा, अब इसमें जैसे कि आपका ये साउंड वेव है, तो इस साउंड वेव को अगर आप देख सकते हो, तो इस साउंड वेव में ना दो तीन चीजें होती है। पहली चीज, जब आप इस वेव को बनाते हो तो एक ऑसिलेशन किसे बोलते हैं? तो जैसे ही आप यहाँ ऊपर एक बार जाओगे और नीचे एक बार आके वापस से टाइम पर पहुंच जाओगे, तो दिस इज नोन एज योर वन ऑसिलेशन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वन ऑसिलेशन। एक वेव जब आप पूरा कंप्लीट कर लोगे, ऊपर जाके फिर नीचे आके वापस से यहाँ पर आ जाओगे, तो इसको हम लोग कहते हैं वन ऑसिलेशन। उसके बाद वेव में आपके होते हैं क्रेस्ट, और ये जो नीचे वाला होता है इसे हम बोलते हैं ट्रफ। दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ, मतलब ये क्रेस्ट नंबर 1 हो गया, ये क्रेस्ट नंबर 2 हो गया, ये ट्रफ नंबर ए हो गया, ये ट्रफ नंबर बी हो गया। सो 1 एंड 2 के बीच का डिस्टेंस ले लो, दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस ले लो या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस ले लो। इन दोनों डिस्टेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? वेवलेंथ, विच इज डिपेक्टेड बाय योर लैम्डा। ठीक है, ये जो वेवलेंथ होता है इसे हम डिपिक्ट करते हैं यूजिंग लैम्डा, इसे हम लैम्डा बोलते हैं। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, ये जो ऊपर वाला पॉइंट है उसे क्रेस्ट बोलते हैं, या फिर कंसेक्यूटिव ट्रफ, दैट इज नोन एज योर लैम्डा। ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज योर amplitude? How do we calculate amplitude? So amplitude is this, the highest distance जो भी हम कवर कर रहे हैं अपने इस यहाँ वाले पोजीशन से, इसको हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, जितना ज्यादा ये ऊंचा होगा उतना ज्यादा इसका एम्पलीट्यूड है। ठीक है, सपोज करो ये इतना ऊंचा है तो इसका एम्पलीट्यूड इतना ज्यादा है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी कि अगर एम्पलीट्यूड किसी साउंड का बहुत ज्यादा होता है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं कि कोई साउंड है उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो वो साउंड लाउड होगी, कम आवाज आ रही होगी, ज्यादा आवाज आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा वो मैं समझाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट इज योर फ्रीक्वेंसी। What is frequency? So, number of oscillation per second. एक सेकेंड के टाइम के अंदर आपने जितने ऑसिलेशंस लिए उसको कहते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग ऐसे ऐसे बना रहे हैं और यहाँ पे दिस इज योर 1 सेकेंड खत्म हो रहा है। ठीक है, सो अब इसमें कितने ऑसिलेशंस हो गए? सो दिस इज योर, यहां से लेके यहां तक आ गए। वेट अ मोमेंट, यहाँ से लेके हम लोग जब यहाँ पहुंचे तो ये हमारा एक ऑसिलेशन हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचे तो दो, तीन, चार, पांच, छह। तो यहाँ पे एक सेकेंड तक यहाँ पे हमारे 6 ऑसिलेशंस कंप्लीट हो रहे हैं। तो 6 ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहे हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? इसकी फ्रीक्वेंसी विल बी 6। अच्छा, 6 के आगे भी कुछ लगेगा, उसका कुछ यूनिट होगा, ये अभी आप देख लो। ठीक है, तो अब ये क्लियर हो गया कि वेवलेंथ किसे बोलते हैं, एम्पलीट्यूड किसे बोलते हैं और फ्रीक्वेंसी किसे बोलते हैं, और एक ऑसिलेशन किसको बोलते हैं। एक ऑसिलेशन मतलब एक बार ऐसे ऊपर जाना, नीचे आके वापस से यहाँ पर आना, ये होता है एक ऑसिलेशन। और एक सेकेंड के अंदर अंदर ऐसे जितने ऑसिलेशन होंगे, दैट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। ओके, सो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर आपने जितने ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिए, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। फ्रीक्वेंसी को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? उसकी यूनिट क्या है? उसकी यूनिट है हर्ट्ज, और उसका सिंबल है इस तरीके से। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी है 1 हर्ट्ज की तो उसका 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड है। ठीक है, बेसिकली ये फॉर्मूला होता है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का इनवर्स रिलेशन होता है। ओके, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी। अब नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि फ्रीक्वेंसी हमें क्या बताता है? फ्रीक्वेंसी हमें साउंड की कौन सी प्रॉपर्टी बताता है? सो फ्रीक्वेंसी टेल्स अस द पिच ऑफ द साउंड, और यू कैन से द श्रिलनेस ऑफ द साउंड। जैसे जब लड़कियां बोलती हैं तो उनकी आवाज का जो पिच होता है वो बहुत ज्यादा होता है, मतलब उनके जो वाइब्रेशंस है वो 1 सेकेंड के अंदर अंदर, जैसे अगर यहाँ पे हमने 1 सेकेंड मान लिया तो यहाँ पे देखो कितने ऑसिलेशन है, यहाँ पे एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, नंबर 2, 3, 4, 5,
छह, सात, 7 ऑसिलेशंस कंप्लीट हो रहे हैं 1 सेकंड के अंदर अंदर, अगर हमने इस पूरे टाइम पीरियड को 1 सेकंड माना है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 7। इट मीन्स फ्रीक्वेंसी हाई है। फ्रीक्वेंसी हाई है इसका मतलब ये होता है कि आपका जो पिच है वो भी बहुत हाई है। यहाँ पर देखो इस केस में ये जो साउंड है इसका एक ऑसिलेशन कहाँ कंप्लीट हुआ? इधर। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 3 हर्ट्ज। इसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है? इसकी फ्रीक्वेंसी जो है इट इज लो, सो इट विल बी नोन एज दैट कि ये इसकी जो पिच ऑफ द साउंड है इट इज ऑन द लोअर साइड। ठीक है, द पिच ऑफ द साउंड हियर इज लोअर, whereas in the second case क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो पिच जो है हाई है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड डिपेंड्स, नहीं सॉरी, द पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, टाइम पीरियड। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे ऐसे बड़े बड़े। ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए कि पिच जो है वो किस पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, कितनी बार ऑसिलेशन आपका हुआ है 1 सेकेंड के अंदर अंदर, ये आपका डिसाइड करता है पिच। पिच मतलब क्या? जैसे लड़कियों की आवाज होती है ना, इट इज क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ योर हाई पिच साउंड। लड़कों की आवाज कैसी होती है? उनकी आवाज का एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, बिकॉज ये जो एम्पलीट्यूड है दिस डिसाइड्स योर लाउडनेस ऑफ द साउंड, कि आपका आवाज जो है वो कितना ज्यादा लाउड होगा। शेर की आवाज की जो एम्पलीट्यूड होगी वो सबसे ज्यादा हाई होगी। शेर जो है वो दहाड़ता है, वो लाउड होता है, वो रोर करता है। चिड़िया की आवाज अगर आप सुनोगे तो उसकी पिच हाई होती है। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। सो लाउडनेस ऑफ द साउंड इज डिपेंडेंट अपॉन इट्स एम्पलीट्यूड। अगर आपका एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो उसका साउंड जो है वो ज्यादा लाउड होगा। जैसे कि ये वाला एग्जांपल देख लो, एम्पलीट्यूड हम कहाँ से डिसाइड करते हैं? सो वी डिसाइड द एम्पलीट्यूड फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन। जितना ज्यादा होगा ये हाइट उतना ज्यादा आपका एम्पलीट्यूड होगा। सो इन दिस केस यू कैन सी कि ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट और ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट, कौन सी हाइट ज्यादा है? सेकेंड वाले की इसकी हाइट ज्यादा है। तो दिस इज अ हाई एम्पलीट्यूड साउंड, वेर एज जो फर्स्ट केस है ये क्या है? इट इज अ लो एम्पलीट्यूड साउंड, मतलब ये लाउड नहीं होगा। सबसे ज्यादा लाउड कौन सा होगा? ये होगा। फाइन, दिस विल बी अ मोर लाउड साउंड। अब यहाँ पे हमने क्या किया है? देखो यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी दोनों की कांस्टेंट ले ली है। ठीक है, लास्ट पार्ट इज योर ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। ऑडिबल से नाम से ही समझ आ रहा है कि वो साउंड जो कि हमारे कानों को ऑडिबल होता है। ऑडिबल होता है मतलब जो हम सुन सकते हैं एज अ ह्यूमंस। हमारा एक फ्रीक्वेंसी है, एक फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है जो कि हम सुन सकते हैं। वो कितना है? दैट इज फ्रॉम 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स, या फिर ये 1000 है तो आप इसे किलो भी लिख सकते हो। ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। कई बार अब क्या होता है एग्जाम में ना, आपको यार तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज दिया रहेगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अब यहाँ पे ना ये किलो, मेगा और ये एम, छोटा एम, इस टाइप की चीजें दे दी जाएगी, वहां पे कंफ्यूजन होता है। तो क्लैरिटी रखना कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है, और इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि 1000 है तो 1000 मतलब किलो में 1000 होता है, तो यहाँ पे आप किलो लगा सकते हो। राइट, सो हमारा जो ह्यूमंस है, हम 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी जो है वो हम सुन सकते हैं। इससे नीचे की आवाज या इससे ऊपर की आवाज हम नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज योर 20 हर्ट्ज एंड दिस इज योर 20 किलो हर्ट्ज। इसके बीच का जो रेंज है इसे बोलते हैं हम अकाउस्टिक या फिर सोनिक। ओके, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक जो कि हम सुन सकते हैं, हम ह्यूमंस जो सुन सकते हैं उसे हम सोनिक रेंज बोलते हैं, अकाउस्टिक रेंज बोलते हैं। इससे कम को बोलते हैं हम इंफ्रासोनिक, और इससे ज्यादा को बोलते हैं हम अल्ट्रासोनिक। इंफ्रासोनिक जो साउंड है ये सुनाई देता है आपके एलिफेंट्स वगैरह को। एलिफेंट्स हो गए, डॉग्स हो गए, ये सब ना ये इंफ्रासोनिक वगैरह को सुन सकते हैं। आपको पता है जो अर्थक्वेक के साउंड होते हैं ना, दैट इज ऑल्सो इंफ्रासोनिक। इसीलिए आपको आपको आपने देखा होगा कि जंगल में ना ये एलिफेंट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये भागने लग जाते हैं जब अर्थक्वेक आने वाला होता है, क्योंकि उनको पता चल जाता है वो जो प्लेट की जो मूवमेंट होती है या अर्थक्वेक जो आने वाला होता है उसका जो साउंड होता है दैट इज इंफ्रासोनिक।
और ये लोग सुन सकते हैं, तो इनको सुनाई दे देता है और इसीलिए ये अलर्ट हो जाते हैं। ह्यूमंस को नहीं सुनाई देता है। व्हाट इज अल्ट्रासोनिक? सो अल्ट्रासोनिक 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर का जितना भी आवाज होगा, जितनी भी फ्रीक्वेंसी होगी, एवरीथिंग विल फॉल इनटू द अल्ट्रासोनिक। और ये जो अल्ट्रासोनिक साउंड होता है, ये बैट्स सुन सकते हैं। बैट्स जो है अल्ट्रासोनिक साउंड को यूज करके रात को नेविगेट करते हैं। रात को जब वो लोग, आपको तो पता ही है बैट्स जो है वो देख नहीं सकते, तो वो रात को इतने आराम से उड़ते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं। कैसे जाते हैं? क्योंकि ये अल्ट्रासोनिक साउंड यूज करते हैं। सिमिलरली आप जब अल्ट्रासाउंड कराने जाते हो, जब वुमेन्स प्रेग्नेंट होती हैं, एट दैट टाइम वी गो फॉर एन अल्ट्रासाउंड। इवन मेल्स जाते हैं अल्ट्रासाउंड के लिए। अगर पेट में आपको कोई प्रॉब्लम है, पथरी हो गया है, कुछ हो गया है, तो अल्ट्रासाउंड इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। उसमें भी हम जो है साउंड वेव्स यूज करते हैं, जिसका कि फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा होता है। ठीक है। और इसके बाद आपका 2 मेगाहर्ट्ज के बाद वाले आपके हाइपरसोनिक हो गए, ये सारी चीजें हो गई, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। हम लोग करंट अफेयर्स में कई बार ना बहुत सारे फाइटर जेट्स के बारे में पढ़ते हैं। फाइटर जेट्स के बारे में पढ़ते हैं। वी स्टडी अबाउट द मिसाइल्स। ठीक है। और वहां पे ना उसकी स्पीड दी रहती है कि अरे ये ना सबसोनिक है, ये ट्रांससोनिक है, दिस इज अ हाइपरसोनिक। अगर अभी आपको पता हो तो रशिया ने अभी एक हाइपरसोनिक मिसाइल कुछ यूज की थी। पी से कुछ नाम था, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। ठीक है। हमारी जो ब्रह्मोस है, वो भी आपकी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। राइट। सो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट missiles which are used इन आर डिफेंस सिस्टम और अराउंड द वर्ल्ड। और उसकी स्पीड जो है वो हम सबसोनिक, ट्रांससोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक ऐसे डिटरमाइन करते हैं। बट ये होता क्या है एग्जैक्टली? बेसिकली हम वहां पे ना एक रेशियो निकालते हैं ऑब्जेक्ट की स्पीड। जैसे कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मे बी कितना 500 मीटर पर सेकेंड पे मूव कर रहा है, और स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कितनी है? 343 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है। 343 मीटर पर सेकेंड है। और हमारा जो मिसाइल है वो 500 मीटर प्रति सेकेंड पे घूम रहा है, या वो जा सकता है। और हमारा जो स्पीड ऑफ साउंड है वो कितना है? 343 मीटर पर सेकेंड। अब इसका ना हम एक रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकलेगा इसका 1 पॉइंट समथिंग। राइट। इसका रेशियो कुछ 1 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज योर मैक नंबर। ये जो हमने कैलकुलेट किया है रेशियो 1 पॉइंट कुछ कुछ, दिस इज योर मैक नंबर। अब कोई बोल रहा है कि भाई हमारा तो हाइपरसोनिक मिसाइल है, मतलब आपको समझ आ रहा है उसकी स्पीड कितनी हाई होगी? कोई चीज 2000 मीटर पर सेकेंड के उस पर घूम रही है, चल सकती है, और हमारा साउंड का स्पीड है 343 मीटर पर सेकेंड। तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा? 6 पॉइंट कुछ कुछ आएगा वैल्यू, मैक नंबर। अब ये मैक नंबर जो है यहीं से सारा खेला होता है। अगर आपका ये मैक नंबर 1 से कम आ रहा है, तो वैसे मिसाइल्स को, वैसे ऑब्जेक्ट्स की स्पीड को हम बोलते हैं सब सोनिक स्पीड। सोनिक मतलब हो गया 1, मैक नंबर 1। इससे कम है तो सब सोनिक, अगर 1 है तो उसे बोलेंगे हम ट्रांससोनिक। जैसे कि ये हमने जो निकाला ऊपर में कि 500 मीटर पर सेकेंड से कोई हमारी मिसाइल मूव कर रही है, सो दैट विल बी नोन एज योर ट्रांससोनिक। और अगर आपका 1 से ऊपर आ रहा है मैक नंबर, तो उसको हम लोग बोलेंगे सुपरसोनिक। ठीक है। सुपरसोनिक बोलेंगे अगर 1 से ज्यादा आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपका 5 से ज्यादा आ रहा है, जैसे यहाँ पे 2000 मीटर पर सेकेंड से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसका मैक नंबर कितना आ रहा है? 343 इंटू 6 इक्वल्स टू 1800 समथिंग समथिंग। सो लगभग 6 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। तो यहाँ पे मैक नंबर क्या होगा? इट विल बिकम 6, अप्रोक्सीमेटली 6 आएगा। तो 5 से ऊपर हो गया मैक नंबर, मतलब कि वो जो ऑब्जेक्ट है इट इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ, इट इज मूविंग 5 टाइम्स ज्यादा विद द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है। तो इस तरीके से मैक नंबर के बेसिस पे हम ऑब्जेक्ट्स की स्पीड डिसाइड करते हैं। एक चीज ध्यान देना, साउंड की जो स्पीड है ना वो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे अलग अलग होती है। इसमें आपके कुछ कंसेप्ट अभी अल्ट्रासाउंड को, सोनार वगैरह को लेके रह रहे होंगे, एको को लेके रह रहे होंगे, क्योंकि एको से रिलेटेड भी न्यूमेरिकल्स आते हैं।
सो दीज थिंग्स विल बी कवरिंग इन द, जब हम 9th क्लास का साउंड पढ़ेंगे तो, ठीक है। दिस वॉज द बेसिक। एक बार इस बेसिक के थ्रू गो थ्रू करो, एंड देन व्हेन वी विल कम विद द 9th एंड 10th की वीडियोस, मेक योर नोट्स, मेक एवरीथिंग, सो दैट जब एग्जाम टाइम आए तो यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द रिविजन। अभी भी 2-3, कितने, 3 या 4 महीने हैं। वी हैव 90 to 120 days एंड इट इज मोर देन इनफ फॉर यू टू क्लियर योर एग्जाम। फाइन। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज डू लाइक द वीडियो, कमेंट करो, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना, और ये जो दोनों वीडियोस हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, मेक श्योर दैट इट इज कंप्लीट बिफोर यू वॉच द 9th एंड 10th फिजिक्स। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इन दोनों वीडियोस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।